हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 12th का केमिस्ट्री बुक पढ़ाने वाला हूं। और इस वीडियो में जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है, क्यों पढ़ना चाहिए, और क्लास 12th के सिलेबस में केमिस्ट्री का कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है। ठीक है, तो सब कुछ केमिस्ट्री से इस वीडियो में बताऊंगा। और ये सीरीज है, फर्स्ट वीडियो है, फिर सेकेंड आएगा, थर्ड आएगा, ऐसे आते जाएगा। और यकीन मानिए कि समय रहते मैं आपको क्लास 12th का सिलेबस जो है वो ख़त्म कर दूंगा, यानी कि पढ़ा दूंगा आपको। और आपको पूरी और बाद में मैं आपको MCQ क्यूज जो होता है वो भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ में पढ़ना है और केमिस्ट्री क्या होता है आखिर। कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन केमिस्ट्री के बारे में नहीं जान रहे हैं तो अच्छा नहीं होगा ना। तो केमिस्ट्री क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं और क्लास 12th में क्या क्या पढ़ना है, सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए केमिस्ट्री, तो इससे पहले मैं पीछे जाऊं तो आप जानते हैं कि विज्ञान को 3 टर्म में बांटा हुआ है। इससे भी मैं पीछे जाता हूं, मैं शुरू से बताता हूं। देखिए हमारे प्रकृति में 2 तरह के वस्तु पाए जाते हैं। कितने तरह के वस्तु पाए जाते हैं? 2 तरह के। हमारे प्रकृति में 2 तरह के वस्तु पाए जाते हैं, एक होता है निर्जीव और दूसरा होता है सजीव। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग, सजीव यानी कि लिविंग। निर्जीव हम लोग उसे कहते हैं जिसमें जान प्राण नहीं होता है, वृद्धि नहीं करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी कि उपापचय क्रियाएं उसमें नहीं होती है, यानी कि श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, नियंत्रण संबंध ये सब नहीं होता है। इसी के उल्टा सजीव में क्या बोलते हैं कि वृद्धि करता है, प्रजनन करता है, उत्सर्जन करता है, बहुत सारी उपापचय क्रिया होती है। ठीक है, और आप देख कर भी अंदाज लगा लीजिएगा, बता सकते हैं कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है। निर्जीव वस्तु के अंतर्गत आता है और हमारी चारों तरफ जो दिखाई देती है, लकड़ी है, कपड़ा है, लता है, कागज़ है, कलम है, मोबाइल समझ लीजिए, ये सब क्या हमारा निर्जीव है। आपको लग रहा है कि अलग कोई टॉपिक तो पढ़ा नहीं रहे, पूरा लाइन पे आ रहा हूँ मैं। ठीक है, समझिए। सजीव में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो सजीव में हम लोग आ जाते हैं, जानवर सब आ जाता है, कीड़ा मकोड़ा सब आ जाता है, पेड़ पौधा भी आ जाता है, यानी कि जो वृद्धि करता हो, उत्सर्जन करता हो, सांस लेता हो, जिसमें प्राण हो, वो सब सजीव कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो विज्ञान हो गया। विज्ञान में किसी भी टॉपिक के बारे में विशेष ज्ञान अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान के अंतर्गत 2 तरह के जीव आ जाएंगे, निर्जीव, एक हो जाएगा सजीव। ठीक है, और तो निर्जीव भी बता दिए, सजीव बता दिए, निर्जीव का भी एग्जाम्पल बता दिए, सजीव का भी एग्जाम्पल बता दिए। लेकिन देखिए, तो हम लोग को विज्ञान में जानते हैं कि अध्ययन करना है, तो सजीवों का सिर्फ स्पेशली अध्ययन करेंगे। किसका? सजीवों का स्पेशली अध्ययन करेंगे, तो उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। यानी कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं, यानी कि सिर्फ जीव का, यानी कि जिसमें जान प्राण है उसका अध्ययन करते हैं, वह जीव विज्ञान कहलाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान के अंतर्गत सजीव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बात हो गया निर्जीव का। अब निर्जीव का किस में अध्ययन करेंगे? सजीव का तो जीव विज्ञान में करते हैं, निर्जीव का, तो निर्जीव का अध्ययन हम लोग विज्ञान का ही 2 शाखा, किसमें? केमिस्ट्री और फिजिक्स में करते हैं। निर्जीवों का अध्ययन हम किस में करते हैं? केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में। अब बात आती है कि सर निर्जीव में का अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री में भी करते हैं, फिजिक्स में भी करते हैं, तो निर्जीव का कौन सा हिस्सा, क्या चीज़ का अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं, और निर्जीव का कौन सा क्या चीज़ पार्ट जो है, क्या है निर्जीव का जो हम लोग फिजिक्स में अध्ययन करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, कोई भी निर्जीव वस्तु है तो उसका हम लोग बाहरी आकृति, आकार या बाहरी वातावरण से क्या रिएक्ट करता है,
जैसे बाहरी कारक जो है, भौतिक कारक से क्या क्या उसमें रिएक्शन होता है। भौतिक कारक हम उसे बोलेंगे, भौतिक कारक जो इसमें ठोस में क्या बोलते हैं, गर्मी आ गया, तापमान आ गया, आर्द्रता आ गया, ठंडी आ गया, जलवायु आ गया, ये सब क्या है, भौतिक कारक है। तो इसके द्वारा किसी भी निजी वस्तु में क्या चेंजेस आता है, तो उसका अध्ययन हम लोग फिजिक्स में करते हैं, भौतिकी में करते हैं। ठीक है, ऐसे आपको मैं बता दूं, केमिस्ट्री का हिंदी रसायन शास्त्र, फिजिक्स का हिंदी भौतिकी, बायोलॉजी का हिंदी जीव विज्ञान। आप जानते होंगे, फिर मैं बता दिया हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो 10th बढ़िया से नहीं पढ़ पाते ना, इस कारण। ठीक है, तो किसी भी निजी वस्तु का हम लोग उसके बाहरी कारक, बाहरी भौतिक कारक से अध्ययन करते हैं, गुण पढ़ते हैं, तो वो हम लोग फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लूँ तो मान लीजिए एक लकड़ी है, लकड़ी है तो लकड़ी का हम लोग अध्ययन, मान लीजिए उसका लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, और उसका भौतिक गुण क्या क्या है। भौतिक गुण मतलब कि लंबाई, और उसको टूटेगा कि नहीं, कितना मजबूत है, क्या है, यानी कि भौतिक गुणों का अध्ययन किसी भी निजी पदार्थ करना, उस हम लोग फिजिक्स में करते हैं। लेकिन अब बात आती है केमिस्ट्री में हम लोग क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री में तो देखिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ, केमिस्ट्री में हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में किसी वस्तु का इंटरनल प्रॉपर्टी यानी कि आंतरिक गुण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आंतरिक गुण, जो गुण दिखाई नहीं देता उसका अध्ययन करते हैं। फिर उस पदार्थ का किसी वस्तु, किसी अदर पदार्थ का क्या रिएक्शन करता है। ठीक है, और मतलब क्या रिएक्शन का बनाता है, क्या करता है, कितना करता है, क्या है, ये सब हम लोग केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक ईंट है, ईंट में गोला बना दिया हूँ। ठीक है, ये ईंट है, तो ईंट का अगर हम लोग अंदर का अध्ययन करेंगे, यानी कि इसका परमाणु क्या है, अणु क्या है, आयन क्या है, यह किसी भी दूसरे ईंट के साथ या दूसरे तत्व के साथ, रसायन के साथ कैसा अपक्रिया करता है, क्या बनाता है, यह सब हम अध्ययन केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, लेकिन इसी का हम लोग ईंट का अगर अध्ययन हम लोग कि इसका बाहरी भौतिक कार्य, इसका गुण देखेंगे कि मजबूत कितना है, टॉप कितना है, इसमें क्या बोलते हैं कि रिजिड कितना है, ढीठापन कितना है। ठीक है, ये कितना दिन में गलेगा, उबलेगा, ठीक है, भाप बनेगा, ये सब अध्ययन हम लोग यानी कि इसके भौतिक गुणों का अध्ययन जिसमें करेंगे उसको फिजिक्स में करेंगे। तो आप इतना समझ गए कि हम लोग बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, फिजिक्स में किसका अध्ययन करते हैं, और क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं। समझ गए, तो ये बताना जरूरी था, तभी तो मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और मैं शुरू से ही स्टार्ट करता हूँ, और एक भी टॉपिक नहीं छोड़ता हूँ मैं, आसान हो भारी हो। ठीक है, सब कुछ मैं कवर करते जाता हूँ। तो देखिए आप जान गए कि साइंस की 3 शाखा है। कितनी शाखा है भाई, 3 शाखा है। कितनी शाखा है, 3 ब्रांच हो गया। कौन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। ठीक है, साइंस की कितनी शाखा है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक याद हो जाए अभी ही, बाद में रटने की जरूरत नहीं है। कौआ जैसा रटा जाता, कौआ जैसा कौ कौ कौ, तो उसे रटने की जरूरत नहीं है। अभी से समझिए, अभी से दिमाग में रखिए। चलिए अब घर पर जाके एक बार रिवीजन कर लीजिए। चलिए, तो हो गया। तो साइंस की 3 शाखा पढ़ लिए, जान चुके कि केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, बायोलॉजी होता है। तो हम लोग क्लास 12th में भी केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री का भी हम लोग बंटवारा कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री को भी हम लोग साइंस में केमिस्ट्री को मुख्यतः 3 भागों में बांटे हुए हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। चलिए कौन कौन से भागों बांटे हुए हैं सब मैं आपको बता दे रहा हूं। प्यास लग चुकी है, कोई बात नहीं, पानी बाद में पीऊंगा। तो देखिए, तो केमिस्ट्री का 3 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन, यहां पर आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री 3 भाग बांटा हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका हिंदी भी मैं बता देता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री को हिंदी में भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक को अकार्बनिक रसायन और ऑर्गेनिक को कार्बनिक रसायन।
इसके तीनों के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर मैं फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा और इसके आगे मैं पढ़ाऊँगा। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या बोलेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे। ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री जो है अब फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स में पढ़ना चाहिए, लेकिन 12th में केमिस्ट्री में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग किसी भी वस्तु का हम लोग भौतिक गुण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन। ठीक है, तो देखिए अकार्बनिक रसायन लगा है, यानी कि वैसा पदार्थ जो कार्बनिक नहीं हो, यानी कि वैसा पदार्थ जो कार्बन का नहीं बना हो, कार्बन के अलावा किसी अन्य पदार्थ से बना हो, तो उसे हम लोग अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। सॉरी। तो अकार्बनिक पदार्थ का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, जिस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन यानी कि वैसा पदार्थ जो कार्बन का बना हो, कार्बन मेन रूप से उसमें पाया जाओ, तो कार्बन का बना हो तो उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और उस कार्बनिक पदार्थ का अध्ययन हम लोग साइंस के जिस शाखा से करते हैं, साइंस के जिस शाखा से करते हैं, उसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो हम लोग क्लास 12 में क्या पढ़ना है? फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, इनऑर्गेनिक पढ़ना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। ऐसे केमिस्ट्री जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं कि फिजिकल का अलग टीचर होता है, फिजिकल केमिस्ट्री का अलग टीचर पढ़ाते हैं, इनऑर्गेनिक का अलग केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक का अलग केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। लेकिन मैं तीनों पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, पहले मैं फिजिकल ख़त्म करूँगा, फिर इनऑर्गेनिक ख़त्म करूँगा, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो देखिए फिजिकल में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, सो अब देख लीजिए। मतलब कि फिजिकल में कोई 5 चैप्टर जो दिख रहा है इसी के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 19 नंबर का। ठीक है, यानी कि टोटल 19 नंबर का आता है फिजिकल केमिस्ट्री में से। कौन कौन सा पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में? चैप्टर का नाम सुनिए। सॉलिड स्टेट, पहला है सॉलिड स्टेट, दूसरा है सॉल्यूशन, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री, चौथा है केमिकल काइनेटिक्स, और पांचवा है सरफेस केमिस्ट्री। समझ में आया? यानी कि हम लोग क्लास 12th में इतने सारे चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ इतना 5 को चैप्टर पढ़ेंगे। कौन कौन? सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, सॉल्यूशन यानी कि विलयन, इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री वैद्युत रसायन, केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगति, सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन। ठीक है, और मैं एक और ख़ास बात आपको बता दूं कि देखिए साइंस का 3 ब्रांच जो पढ़े, केमिस्ट्री का 3 ब्रांच है, तो इसमें जनरली स्टूडेंट लोग कहते हैं, कहा जाता है कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान होता है, इजी होता है समझने में, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड होता है। वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मेरे अनुसार तीनों बराबर हैं। ठीक है, और ज़्यादा इंटरेस्ट हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने में अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ाने में सब में मज़े से ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, लेकिन अच्छा क्या बोलते हैं ना उस टाइप से। तो क्या बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में इतने सारे चैप्टर आएंगे, तो मैं आपको आज ठोस अवस्था स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और ठोस क्या है, ठोस अवस्था में मतलब कि इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ है, पढ़ना हम लोग को यही है कि ठोस का क्या गुण होता है, ठोस कितने प्रकार की होता है, तो ये सब हम ठोस अवस्था फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह विलयन का भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अभी ठोस अवस्था स्टार्ट कर रहा हूँ। इनऑर्गेनिक का मैं नहीं याद दिया हूँ, क्योंकि मैं जब इनऑर्गेनिक पढ़ाऊँगा तो उस समय बताऊँगा कि इनऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना होगा हम लोगों को। ठीक है, उससे ऑर्गेनिक पढ़ाऊँगा तो ऑर्गेनिक में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा हम लोगों को वो मैं बताऊँगा। ठीक है, अगर मैं अभी बता दे रहा हूँ तो उस समय जब मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाऊँगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है तो बहुत दिन तक चलेगा, और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आएगा उस समय जो मैं अभी बताया रहूँगा इनऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है उसे भूल जाइएगा। इसलिए और जब इनऑर्गेनिक स्टार्ट करूँगा या ऑर्गेनिक स्टार्ट करूँगा तो उस समय बताऊँगा कि क्या क्या उसमें पढ़ना रहेगा और कितना नंबर का आता है। ठीक है, तो देखिए ठोस अवस्था, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? चैप्टर का नाम क्या है?
सॉलिड स्टेट, चैप्टर क्या नाम है? सॉलिड स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। ठीक है, अब देखिए ठोस अवस्था क्या होता है। अवस्था का मतलब आप समझे होंगे, क्लास 9 में बढ़िया से पढ़े हैं, पता है हमको। ठीक है, अवस्था का मतलब होता है रूप, यानी कि कोई व्यक्ति का रूप कैसा है, तो हम लोग कहते हैं उसका अवस्था क्या है। उसी तरह से पदार्थ का भी अवस्था होता है। आप क्लास 9 में पढ़े होंगे पदार्थ, उसे कहते हैं जो भार घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका आकार आकृति हो, जो जगह घेरे, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है, या जो कणों से मिलकर बना हो, जो छोटे 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 कणों से मिलकर बना हो, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये क्लास 9 में पढ़ लिए हुए हैं। फिर पढ़े थे कि मैं थोड़ा पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जड़ से स्टार्ट करता हूँ और समझ जाता फुनगी तक मैं जाता हूँ, और सीधे मैं फुनगी या बीच से स्टार्ट करूँगा तो पता नहीं चलेगा कि मैं पेड़ पर चढ़ा कैसे हूँ, इस कारण। ठीक है, तो ठोस अवस्था, तो देखिए पदार्थ आप जान गए कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इस पदार्थ में कणों के संरचना यानी कि अरेंजमेंट, कि कैसे वो सजाए हुए रहता है, कैसे वो अरेंज रहता है, उसके आधार पर हम लोग उसके 3 प्रॉपर्टी यानी कि 3 अवस्था में बांट दिए हुए हैं, 3 स्टेट में बांट दिए हुए हैं। कौन कौन? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसीय स्टेट। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, 3 ठो पदार्थ में बनाया हूँ। देखिएगा, 3 पदार्थ में बनाया हूँ, और इसमें मैं कणों बनाने जा रहा हूँ, कण। जैसे इसमें कण बना दिया, थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि जल्दी बन जाए। एक ए, एक ए, एक। ठीक है, अब चलिए देखिए, इसमें कण बना दिया। देखिए, तो देखिए एक पदार्थ बनाया जिसमें कण बहुत ज्यादा है, इसमें देखिए कम बनाता हूं ना, और इसमें देखिए, इसमें मैं बहुत कम कण बना रहा हूं। ठीक है, आप कहिएगा कि मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ 3 पिक्चर आपको दिख रहा है, तो फर्स्ट पिक्चर जो ए पिक्चर है, बी की तुलना में, बी और सी की तुलना में थोड़ा ही गजब हो गया, गरब हो गया, मिट गया। फिर से बना देता हूं मैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, 3 पिक्चर है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो देखिए ए है, बी है, सी है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये तीनों पदार्थ में बनाया हूं, तो किसमें कणों की संख्या ज्यादा है? तब कहिएगा ए में कणों की संख्या ज्यादा है, बी में उससे कम है, सी में सबसे कम है। ठीक है, बी में ए में कणों की संख्या बी और सी से ज़्यादा है, और बी में सी से ज़्यादा है, ए से कम है। ठीक है, तो ए में कणों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि, और इसमें जो कणों के बीच में जो है ना, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जो 2 पदार्थ आपस में एक दूसरे को आकर्षण या प्रतिकर्षण करते हैं, यानी कि एक दूसरे आपस में खींचते हैं या दूर फेंकते हैं, दूर भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी एक दूसरे कण जो है, ये एक दूसरे को आपस में एक बल के द्वारा खींचे रहता है, बल के द्वारा जकड़े हुए रहता है। जैसे आपको दोस्त गले में लिए तो गले पकड़े नहीं रहते एक दूसरे को, उसी प्रकार से इसमें कण जो दिखाई दे रहा है पीला पीला, ये सब आपस में एक दूसरे पकड़े हुए रहता है, और जिस बल के द्वारा ये पकड़े रहता है उसको हम लोग अंतराअणुक बल कहते हैं। ठीक है, इंटरनल मोलिक्यूल इस टाइप से बोलते हैं बल उसको, तो अंतराअणुक बल बोलते हैं। ठीक है, तो ठोस में वैसे पदार्थ जिसमें अंतराअणुक बल काफी मजबूत होते हैं, तो उसे हम लोग ठोस कहते हैं।
और ठोस की तुलना में अंतरा अणुक बल जो है थोड़ा कमजोर रहेगा, धीमा रहेगा, उसको हम लोग द्रव बोल देंगे, लिक्विड बोल देंगे। इसी का लास्ट में देखिए कि जिसमें अंतरा अणुक बहुत कमजोर हो और कणों की संख्या 9 के बराबर हो तो उसको हम लोग गैस, उसको हम लोग गैस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप ये समझ गए कि ठोस और द्रव और गैस में क्या अंतर होता है। ठोस वैसा पदार्थ होता है जिसमें कणों की संख्या ज़्यादा होता है तथा अंतरा अणुक बल काफ़ी मजबूत होता है। उसी तरह द्रव में अंतरा अणुक बल ठोस की तुलना कम होता है और अंतरा अणुक बल उससे कम होता है। ठीक है, और गैस में अंतरा अणुक बल काफ़ी कमज़ोर होता है और साथ में कणों की संख्या भी बहुत कम होती है। ठीक है, और अंतरा अणुक मजबूत होने के कारण ही ठोस का आकार और आकृति निश्चित होता है। ठोस में अंतरा अणुक यानी कि कणों के बीच जो बल लग रहा है वो काफ़ी मजबूत होने के कारण इसका आकार और आकृति निश्चित होता है। लेकिन द्रव का थोड़ा कम अंतरा अणुक बल होता है, इस कारण इसका आकृति क्या बोलते हैं कि निश्चित तो होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है। और इसे गैस का भी वही सिंपल है, गैस में आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, यानी कि इसका आकार ही नहीं पता चलता है और नहीं आकृति पता चलता है और आयतन भी अनिश्चित रहता है। ठीक है, समझ गए? तो हम लोग को ठोस के बारे में पढ़ना है। चलिए ठोस के बारे में पढ़ते हैं। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, यानी कि ये वैसा पदार्थ होता है जिसको लुढ़कता भी नहीं है, जहाँ भी रहेगा स्थिर रहेगा। ठीक है, मतलब कि ये पानी जैसा रेतेगा नहीं, तैरेगा नहीं और गैस के जैसा उड़ेगा नहीं, बल्कि ये जहाँ भी रहेगा स्थिर रहेगा। हमारे घर में भी देख लीजिए बहुत लोहा पत्थर ये सब बहुत सारा ठोस है, घर का दरवाज़ा भी ठोस है आपका। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि घर का दरवाज़ा रखे और दरवाज़ा गायब हो जाए, चलने लगे तो उसको नहीं बोलेंगे मतलब। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि ठोस किसे कहते हैं। चलिए अब ठोस का परिभाषा देख लीजिए कि ठोस क्या है। मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इसका नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहता है। और ये मैं पुराना नोट्स है, मैं बहुत जल्द सारे सब्जेक्ट का मैं नोट्स बनाने वाला हूँ, तो उसका भी मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखिए ठोस, तो ठोस का परिभाषा देखिए, ठोस वैसे पदार्थ जिसमें दृढ़ता होती है जिसके कारण ठोस का आकार तथा आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। और ये ठोस जो है मुख्यतः 2 रूपों में पाई जाती है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ठीक है, ठोस मुख्यतः 2 रूप में पाई जाती है, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। ठीक है, अब देखिए ठोस मतलब दृढ़ता का मतलब क्या होता है। दृढ़ता का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, रिजिडिटी बोलते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने 2 वस्तु है, एक है पाव रोटी है और एक हमारा पत्थर है। ठीक है, ये जो है ये पाव रोटी है, अभी पत्थर है। ठीक है, तो देखिए पाव रोटी को मैं दबाऊंगा तो दब जाएगा, यानी कि ऐसे दबाऊंगा, ऐसे 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 दबाऊंगा तो दब जाएगा। ठीक है, लेकिन उसी तरह मैं पत्थर को दबाऊंगा तो नहीं दबेगा, या पत्थर को पचकाऊंगा तो नहीं पचकेगा। ठीक है, और उसको तोड़ूंगा तो भी जल्दी नहीं टूटेगा। तो क्या है फिर ये ठोस जो है, इसमें कारण क्या है कि पाव रोटी जो होता है उसमें कणों की दूर 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 पे कण था, अंतरा अणुक कमजोर था, इसे दबा रहे थे पास में आकर फिर जैसा आकृति चाह रहे थे गायब हो जाता है। जैसा करूंगा उस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कणों की संख्या कम है और अंतरा अणुक बल कमजोर है, इसलिए इसको दबाता हूँ ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे इधर से दबाऊंगा इधर से तो दब जाएगा, जिधर से दबाऊंगा उधर से दब जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें दृढ़ता कम है। लेकिन इसी का पत्थर देखिए, ये वाला लाल जो है, ये वाला ये पत्थर है, तो इसको अब मैं दबाऊंगा इधर से तो नहीं दबेगा, कि टूट जाएगा, भले दबेगा नहीं टूट जाएगा। ठीक है, यानी कि दबाने पर नहीं दब रहा है। ठीक है, और आकृति निश्चित है, किसी चीज़ में रखना है, पानी में, गैस में, कहीं भी रखना है तो ठोस का पत्थर जो है पत्थर ही रह रहा है, यानी कि इसका आकृति चेंज नहीं हो रहा है। तो एक इसमें क्या है कि इसमें दृढ़ता पाई जाएगी। ठीक है, और दृढ़ता किसे कहते हैं, यानी कि उसमें अंतरा कणों के बीच में जो अंतरा अणुक बल लग रहा है उसकी कितनी मजबूती है, उसी को हम लोग दृढ़ता कहते हैं। ठीक है,
चलिए ये समझ गए। और ठोस का आकार और आकृति निश्चित होता है, यानी कि कोई भी ठोस उठाइए उसको कहीं भी रख दीजिए, उसका आकार और आयतन निश्चित होगा। आयतन आप समझते होंगे कि 3D डायमेंशन का हम लोग क्या करते हैं कि आयतन वॉल्यूम निकलता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई विथ, ठीक है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई में हम लोग उसका डिफिनीशन करते हैं। तो आयतन, ठोस का आयतन और आकृति आकार निश्चित होता है, ठीक है, यानी कि ठोस जहाँ कहीं भी रहेगा हमेशा ठोस से जैसा रहेगा। जैसे मान लीजिए गेंद है, तो गेंद मान लीजिए ठोस है तो ये जहाँ भी रखेंगे वो वैसी रहेगा। पत्थर है, मान लीजिए ठोस है, जो कहीं भी रखेंगे तो पत्थर ही रहेगा। पानी में रखिए और इसका आकार और आयतन चेंज नहीं होगा। लेकिन इसी की जगह हम पानी रखेंगे, जैसे पानी है, मान लीजिए पानी है तो यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या, इसका अभी गोल है तो इसका आकार चेंज हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। और इसका आयतन भी क्या है कि आयतन तो निश्चित रहेगा लेकिन इसका आकार चेंज हो जाएगा और ये स्थिर नहीं रहेगा, ठोस की तरह स्थिर नहीं रहेगा। द्रव कहीं भी रखेगा तो बहाना शुरू कर देगा। और गैस में तो इतना कम होता है भाई साहब कि गैस में इतना कम होता है कि उड़ना शुरू कर देता है, नहीं उसका आकार निश्चित होता है नहीं आकृति निश्चित होता है। मैं यहीं पर बता दी हूँ आपको ठोस द्रव गैस के बारे में, क्योंकि मैंने इस चाह रहा था कि मैं जो शब्द मेंशन किया हूँ तो आप उससे भली बात नहीं जान, ऐसे आप जान रहे होंगे तो अच्छी बात है, रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप ठोस समझ गए। और अंतराणुक बल क्या है वो भी आप समझ गए कि अंतराणुक बल वैसा बल होता है जो किसी पदार्थ के कणों के बीच लगता है। यानी कि एक पदार्थ है तो इसके अंदर कणों है, ये आपस में कणों एक दूसरे पकड़े हुआ है, एक दूसरे को अपने तरफ खींच रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है। वो यानी कि उस जो प्रतिकर्षी या आकर्षण जो बल है उसी को हम लोग अंतराणुक बल कहते हैं। इसका भी परिभाषा देख लीजिए, वे बल जो अवयवी कणों के मध्य पाए जाते हैं। यानी कि अंतराणुक बल जो है, अंतराण्विक बल वैसा बल होता है जो पदार्थों के कणों के बीच पाया जाता है तथा उन्हें परस्पर समीप रखता है, ठीक है। यानी कि अंतराण्विक बल जो होता है वो किसी भी पदार्थ को कि कणों को अपने समीप रखता है, नज़दीक रखता है। इस कारण पदार्थ का आकृति आकार निश्चित रहता है। और ठोस में बहुत ज़्यादा क्या बोलते कण रहता है और साथ में अंतराण्विक बल भी बहुत मजबूत होता है, इसलिए वो सभी कण को आपस में बांधे हुए रहता है, ठीक है, जिस कारण ठोस का आकृति निश्चित होता है, ठीक है। जिस ठोस पदार्थ में अंतराण्विक बल कमजोर होता है वो परस्पर मुड़ जाता है। देखिए सिंपल सा बात, जिस भी पदार्थ में अंतराण्विक बल कमजोर होगा वो पदार्थ अचानक आसानी से मुड़ सकता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक रबर है, तो रबर में अंतराण्विक कण तो है, बहुत सारा कण है। रबर जो है इरेजर, ठीक है, या कोई भी रबर बाल बांधने वाला हुआ, साइकिल टायर जिसका भी, तो उसमें अंतराण्विक क्या बोलते कि कणों की संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन अंतराण्विक बल कमज़ोर है। इस कारण कमज़ोर रहता है, इसलिए रबर को जैसा चाहते हैं वैसा मोड़ लेते हैं। तो ये कहाँ चाह रहा है कि वैसे ठोस पदार्थ जिसमें अंतराण्विक बल कमज़ोर होता है वो परस्पर आसानी से मुड़ जाता है, ठीक है। परस्पर का मतलब कि दोनों सभी कण आपस में एक दूसरे में मुड़ जाता है। और जिस ठोस पदार्थ अंतराण्विक मजबूत होता है वो आसानी से हिल भी नहीं सकता है, मुड़ भी नहीं सकता, ठीक है। तो हम लोग को ठोस रहना है, ढीठ रहना है, ताकि हम लोग को कोई मोड़ना चाहे झुकाना चाहे तो झुक नहीं पाए, ठीक है। इस कारण आप ठोस के बारे में समझ चुके हैं। आगे मैं आपको ठोस के समान गुणधर्म सब बताऊंगा, कितने प्रकार का होता है सो बताऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और किसी प्रकार हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आता है, हम लोग से संपर्क कीजिए, ठीक है।